जय हिंद, जय महाकाल। प्यारे बच्चों, सीडीएस जुगाड़ के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे मैं आप लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और यह है रे ऑप्टिक्स का आपके सामने लेक्चर नंबर 4। क्या हुआ इन लेक्चर 3 लेक्चर्स में, क्या हुआ? अगर मुझे लगता है आप पहली बार चैनल पे आए हैं तो आपको जाकर के लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 देख लेना चाहिए, या फिर पूरा फिजिक्स देखना है, या फिर पूरे सीडीएस की तैयारी करनी है। तो मुझे नहीं लगता इससे ज्यादा बेस्ट जगह आपको कहीं मिलेगा। और वो मैं खुद शब्दों में नहीं कहूंगा, मैं कहूंगा आप जाइए और एक एक टीचर का पढ़ाया हुआ वीडियो देखिए, आपको मजा आ जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मेरा नाम है विनीत ठाकुर, मैं आपका भाई, आपका फिजिक्स मेंटोर। आप लोगों को आज पढ़ाने जा रहा हूं एप्लीकेशंस ऑफ स्फेरिकल मिरर, और उसमें सबसे पहला क्या है? कॉनकेव मिरर। बहुत ही प्यारा, बहुत ही बेहतरीन। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया मैंने तो अपने जीवन में कोई ऐसा एप्लीकेशन देखा नहीं देखा होगा आप लोगों ने, बट आपने कभी फील नहीं किया, तो मैं वही फील करवाने की कोशिश करने जा रहा हूं। जैसे पहला जो महिलाएं यूज करती हैं वो होता है मेकअप मिरर। आपको पता है बंदरिया को परी बनाकर कौन सी प्रक्रिया बंदरिया को परी बनाती है? वो होता है मेकअप गाइस। आप लोगों ने देखा होगा सूर्पनखा भी सुंदर बन करके, उस समय मेकअप का रिवाज नहीं था, तो वो अपने रूप को बदल करके एकदम सुंदरता बना ली थी। फिर भगवान राम के सामने आके कही कि हेलो, मैं हूं, आप क्या मुझसे शादी करेंगे? तो उन्होंने कहा, हे सुंदर स्त्री, मैं विवाहित हूं और मेरी धर्मपत्नी हमारे साथ रहती है, तो अथा मैं असमर्थ हूं आपकी कोई भी समस्या का हल कर पाने। फिर बाद में जब झगड़ा हो गया तो वो अपने रूप में वापस आए, जब नाक कट गया उसका। नहीं, नाक बाद में नाक कटा। हाँ, तो आज के ज़माने में क्या है कि ऐसी शक्तियाँ किसी के पास नहीं, तो क्या करते हैं, लीपा पोती ये सब काम बिगाड़ा, तो उसको कहते हैं मेकअप मिरर। मेकअप मिरर जो होता है वो कॉनकेव मिरर होता है। कॉनकेव मिरर के सामने अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख दीजिए तो इमेज बनता है वर्चुअल, इरेक्ट और हाईली मैग्नीफाइड, और वही देखना होता लोग। दूसरा आता है जो पुरुषों के समाज में होता है, सबको बताओ पुरुषों और महिलाओं में कॉमन क्या चीज़ होता है? मुंह की बात कर रहा हूँ, ये होता है कॉमन नहीं, सॉरी डिफरेंस, दाढ़ी मूछ। हम लोग क्या करते हैं, शेविंग करते हैं। तो भैया शेव करोगे तो शेविंग मिरर जो होता है वो भी क्या होता है, वो होता है एक कॉनकेव मिरर। ठीक है, दाढ़ी बनाते टाइम आपका मुंह बड़ा लगेगा, तभी आप देखोगे कि भाई इधर पतला ना रहे, इधर का एल कट जो है इधर के एल कट से मैच हो, ऐसा ना हो कि इधर गोला बन जाए और इधर एल बन जाए तो अजीब सा चेहरा लगे। उसके बाद प्यारे बच्चों आपके सामने पेश करता हूं तीसरा एक पॉइंट, इसे बोलते हैं डॉक्टर्स हेड मिरर। डॉक्टर्स हेड मिरर। आपके कान में फुंसी हुआ है, कान के अंदर कोई बात है, दांतों के अंदर कैविटी, तो वो डेंटिस्ट मिरर, डॉक्टर्स हेड मिरर। चौथा पॉइंट जो होता है बेटा, डेंटिस्ट पता है ना, जो दांतों के डॉक्टर होते हैं, दांतों में कैविटी वगैरह देखने के लिए वो लोग यूज करते हैं। ठीक है, एट द सेम टाइम प्यारे बच्चों आपको बहुत बड़ी बात बताने जा रहा हूं। बोलो क्या? पांचवा पॉइंट, लेकिन इसी समय मैं कलर बदल दे रहा हूं। जो पांचवा पॉइंट होता है बहुत ही बेहतर चीज है, इसे बोलते हैं व्हीकल्स हेड लाइट मिरर। लेकिन इसमें खास बात है, ऐसा कोई खास बात नहीं है गाइस। हेड लाइट में जो यूज होता है वो याद रखना, कॉनकेव तो होता है, लेकिन कौन सा कॉनकेव होता है? पैराबोलिक कॉनकेव। पैराबोलिक कॉनकेव मिरर होता है। मतलब कि पैराबोलिक कॉनकेव मिरर का यूज करके हम लोग, अब ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि भाई ये जो पैराबोलिक कॉनकेव मिरर होता है ये क्यों यूज किया जाता है? वैसे तो स्फेरिकल मिरर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन पैराबोलिक और ज्यादा कन्वर्ज करता है, और ज्यादा। ठीक है, इसलिए पैराबोलिक कॉनकेव मिरर को यूज किया जाता है। ठीक है भैया। अच्छा, उसके बाद क्या है, आपने देखा है सोलर कुकर, आपने नहीं देखा होगा। सोलर कुकर जो होता है उसमें भी, सोलर कुकर जो होता है बेटा उसमें भी कॉनकेव मिरर का कॉन्सेप्ट होता है। मतलब कुकर को कुछ इस तरीके से कर लेते हैं, ये कुकर है और यहाँ पे ऐसे चमकदार लगाएंगे तो लाइट जो आएगी ऊपर से वो सब रिफ्लेक्ट होके कहाँ जाएगी, फोकस पे, ऐसे। अब इसके फोकस पे लगा दो, बढ़िया मस्त एकदम खाना पकेगा, क्योंकि इसको चाहिए ज़्यादा हीट एनर्जी। और ज़्यादा हीट एनर्जी कब मिलेगा?
जब इस पर खूब सारी लाइट रेज हैं और लाइट रेज सारी आकर के कहाँ पे मिलती हैं, कहाँ पे एक दूसरे को फोकस करती हैं, फोकस पे, वहीं पे रख दिया हमने, ठीक है। तो मुझे लगता है 6 इधर हो गया। आप स्क्रीन शॉट लेना चाहो तो ले लो। 1 2 3 54 डिग्री बुढ़ापा इसका, चलो फ्री। 7वां पॉइंट क्या होता है? डिश एंटीना आपने देखा होगा, अगर नहीं दिखा तो मैं आपको दिखा दे रहा हूं। डिश एंटीना कुछ इस तरीके से होता है, ऐसा लगा होता, और यहां से एक सिग्नल अडॉप्टर होता जो ऐसे लगा होता। ये भी किसके काम पर करता है? वही लाइट रेज। ये लाइट मतलब जो सिग्नल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होते हैं, वो ऐसे आएंगे, देखो ऐसे आएंगे और कहाँ जाएंगे? फोकस पे। अब सिग्नल अडॉप्टर को फोकस पे ही रखते हैं, बढ़िया मस्त सिग्नल अडॉप्ट करता है। अगर इसको अडॉप्टर को जाके हल्का घुमा दो, नो सिग्नल दिखाने लगा, ठीक है। तो ये भी होता। उसके अब डिश एंटीना का ही बड़ा रूप क्या है? टीवी टावर्स आपने देखे होंगे। टीवी टावर्स में बहुत बड़े बड़े सिग्नल अडॉप्टर लगे होते हैं, बहुत भयानक, वो ऐसे करके लगे होते हैं यार, बड़े बड़े टावर होते हैं ऐसे करके, और उन टावर के ऊपर बड़ा सा एक छतरी ऐसे, खूब बड़ा, 2 टावर के ऊपर बड़ा सा छतरी ऐसे, वो इनफाइनाइट यानी सैटेलाइट से आने वाली डायरेक्ट सिग्नल को अटैच करते हैं। फिर ये टीवी टावर उस सिग्नल को पूरे जिले भर में सप्लाई करते हैं, मतलब जितने रेंज के लिए ही बनाया गया हो, समझ गए ना। तो ये हैं एप्लीकेशन किसके? कॉनकेव मिरर के। डेली लाइफ में कॉनकेव मिरर के बहुत सारे एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पहला। आगे बढ़ाते हैं भैया। फिर आता है एप्लीकेशंस ऑफ। वक्त बहुत भयानक स्थिति में था, सरदार खान खुद अपने आप गद्दी संभालने के लिए फैजल खान का सहारा लेना चाहता था, लेकिन पूरी दुनिया इस काम में मदद नहीं करना चाहती। एप्लीकेशंस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट, रियर व्यू मिरर। ध्यान समझिएगा, रियर व्यू मिरर होता क्या है यार। एक बात बताओ, आपने देखा होगा साइड मिरर लगा होता ना गाड़ियों में, पीछे से कोई आ रहा है इधर से या इधर से, हमको घुमाना है तो पीछे उसमें दिख रहा होता ना। सबसे ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू कॉन्वेक्स मिरर का होता है, इसलिए कॉन्वेक्स मिरर लगाया जाता है। समझ पा रहे हो ना बात को? कॉन्वेक्स मिरर ना लगाया जाए तो कॉनकेव मिरर में बार बार इमेज उल्टा बनता है, कभी सीधा बनता है, कभी बड़ा बनता है, कभी छोटा। तो आपके मिरर में बार बार गाड़ी आगे पीछे बहुत बड़ा छोटा ऐसे देखेगा तो आप कंफ्यूज होकर वो कर दोगे, क्या कहते हैं, एक्सीडेंट कर दोगे। और एट द सेम टाइम अगर आपने प्लेन मिरर लगा तो प्लेन मिरर की खास बात यह, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना ही बड़ा इमेज। तो अगर ट्रक है कोई, तो ट्रक का इमेज भी ट्रक जितना बड़ा दिखना चाहिए, और उतना बड़ा दिखने के लिए फिर मिरर की साइज उतनी बड़ी ले आओ भाई, आधा साइज तो चाहिए ही पूरा इमेज देखने के लिए। फिर जितने बड़ा आपका व्हीकल नहीं है उससे ज़्यादा बड़ा आपका मिरर है, पता चले मिरर लड़ के एक्सीडेंट हो रहा, कहीं भैया गाड़ी नहीं लड़ी लेकिन मिरर लड़ गया, मर गए तुरंत बेचारे, बहुत बुरी मौत मरे। तो रियर व्यू मिरर में कौन सा? कॉन्वेक्स। दूसरा, स्ट्रीट लाइट्स में, स्ट्रीट लाइट्स, जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं उनमें भी कौन सा मिरर लगा होता है? कॉन्वेक्स मिरर। स्ट्रीट लाइट में भी उभार होता है। कॉन्वेक्स मिरर का कॉन्सेप्ट होता है, मिरर हो चाहे ना हो, चमकदार सतह उभरा हुआ होता है, जिससे लाइट रेज को डाइवर्ज करता है भाई। डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी के कारण ही तो होता है। आप एक बताओ, स्ट्रीट लाइट लगाने के बाद क्या करना? चारों तरफ लाइट को फैलाना, किसी एक जगह उजाला करना, टॉर्च जैसा। डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी का यूज किया जाता है। डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी की वजह से स्ट्रीट लाइट्स में कौन सा मिरर यूज करते हैं? स्ट्रीट लाइट्स में यूज किया जाता है भैया कौन सा? कॉन्वेक्स। तीसरा पॉइंट, क्या? एंटी थेफ्ट मिरर। चोरी रोकने के लिए बहुत लोग सोचते हैं कि ये कैमरा कुछ इस टाइप से पहले लगता था, अब धीरे धीरे कम हो गया। रेलवे स्टेशन पे, पार्किंग में, है ना, ऐसे जगहों पे इस टाइप का मिरर लगता था।
जो बड़े से एरिया का इमेज छोटा करके दिखा देता था, कोई भी उसको ताक करके बता सकता है कि कहां पे क्या हो रहा है। उसको आता ब्लाइंड टर्न मिरर। यह तो आप लोगों ने देखा ही होगा। ब्लाइंड टर्न जो होता है मिरर, वो बिल्कुल कॉन्वेक्स और सिलिंड्रिकल ऐसा लगा होता, और कुछ ऐसा ऐसा जब टर्न आया ऐसे, जैसे अब इधर से कोई आ रहा है, इधर से कोई आ रहा है, दोनों लोग स्पीड में धड़ाक से आके लड़े, मर गए, तुरंत पर खच्चा उड़ गया, काम खत्म हो गया, पैसा जम हो गया। और यहाँ पे अगर ये मिरर लग गया, भाई साहब ने आपको इसमें देखा, आपने भाई साहब को इसमें देखा, दोनों लोग देख के हल्का से मुस्कुराए, एक दूसरे के दाएं बाएं हो गए, निकल गए, बढ़िया मस्त चल रही। और ऐसे मर जाते, कोई मतलब निकलता, कोई मतलब नहीं। अच्छा हाँ, एप्लीकेशन ऑफ कॉनकेव मिरर में एक छूट गया था जो, वो है सर्च लाइट में। टॉर्च वगैरह जानते हो, SEARCH। सर्च लाइट्स में भी कॉनकेव मिरर का यूज किया था। सर्च लाइट्स में कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये रहे इतने सारे एप्लीकेशंस कॉनकेव के और कॉन्वेक्स के, ठीक है भैया। मुझे लगता है आपको इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब इसमें इतना क्या क्लियर करना भाई, देखो एक बार ए यहां से पढ़ाना शुरू किया। तो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर का डेली लाइफ में बहुत ज्यादा यूज है, वो सब हमने एक एक करके डिस्कस कर लिया। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट आपने पढ़ा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ा, उसके बाद फिर रिफ्लेक्शन बाय ए प्लेन मिरर हो गया, रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर में कॉनकेव और कॉन्वेक्स के द्वारा इमेज बनता है, वो सीख लिया आपने मिरर फॉर्मूला सीख लिया, वगैरह वगैरह सारी बातें हो गई। फिर एप्लीकेशन ऑफ कॉन्वेक्स और कॉनकेव और कॉन्वेक्स हो गया। अब आता है क्या, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हेडिंग है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, समझिए बात को। When the light rays pass through one medium to another, जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं। अब ये बात सबसे पहले समझने की कोशिश करना कि एक्चुअली में होने वाला मीडियम कौन सा समझते हो, जैसे एयर है, वैक्यूम है, वाटर है, ग्लास है, डायमंड है, कैरोसिन है, सब अलग अलग मीडियम है। अब लाइट उसमें चलेगी जो ग्लास, मतलब जो ट्रांसपेरेंट हो मीडियम। अब ट्रांसपेरेंट मीडियम क्या क्या है, पानी है, हवा है, वैक्यूम है, डायमंड भी है, ग्लास है, दुनिया भर की चीजें। हम कह रहे हैं अदरक खाएं यार, गला ठंड का समय। तो मैं ये कह रहा हूं कि ठीक है, when the light rays pass through one medium to another, it bend from its path। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, मुड़ जाती है, और इस घटना को दिस फिनोमिनन इज कॉल्ड क्या, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। ये आई हो गया, ये क्या आर। ये गुलाबी गुलाबी को क्या बोलते हैं, नॉर्मल बोलते हैं, नॉर्मल कलर चेंज करना। इस वाले को क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। इस वाले एंगल को क्या कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इसको क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्टेड रे। इसको क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है भैया। तो यहां पे सारी चीजें आपको दिख रही होंगी। ये लाइट रे इंसिडेंट रे गई और जाना चाहिए था इसको ऐसे, लेकिन मुड़ गई। मुड़ गई।
और इसी फिनोमिनन को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसमें क्या इतना दिमाग लगा? इसी फिनोमिनन को रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। लाइट रे गई और मुड़ गई, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये है नॉर्मल, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। और ये था, ये देखो, ये जो डॉट डॉट करके बना हुआ, ये मीडियम 1 है और इधर मीडियम 2। जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तब ये हुआ है रिफ्रैक्शन। बताओ कितनी बातें क्लियर हो गई हैं? ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। ठीक, अब आते हैं भैया किस पे? नोट में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता दूंगा मैं। नोट में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पहले तो ये पार्ट 2 में डिवाइड करते हैं। ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है। और इत्तेफाक से ये डेंस मीडियम है और ये रेयर, मतलब सघन और विरल। ये घना है, ज्यादा डेंसिटी मीडियम, और ये रेयर मीडियम है और ये डेंस मीडियम है। ठीक है, ये विरल है, वो सघन। अब जब लाइट रे, ध्यान से देखिएगा, मजा आ जाएगा आपको। जब लाइट रे सघन से विरल में जाती है तो क्या हुआ? सघन से विरल में गई तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल हुआ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। आर और आई, यहां पे आर की वैल्यू हमेशा आई से क्या हो जाती है? ज्यादा। और ये वाले एंगल को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। जितना डेविएट हुआ इसकी वैल्यू किसके बराबर? आर माइनस आई के बराबर। ध्यान सुनिए। और जब यही लाइट रे, जब यही लाइट रे विरल से सघन में नहीं, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई, तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल झुक गई। कैसे झुक गई? टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये हो गया आर, ये हो गया आई। ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल आई थी, अभिलंब से दूर हटी थी, और ये नॉर्मल की तरफ, टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये जो एंगल है, ये इसको एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं। यहां पे आर की वैल्यू छोटी है आई से, और एंगल ऑफ डेविएशन क्या है? आई माइनस आर। भाई एंगल पहले आई थी, अब छोटी होके आर रह गई, तो आई माइनस आर। और पहले आई थी, अब बड़ी होके आर हो गई, आर माइनस आई। समझ गए ना? तो जब कोई लाइट डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो मैं हमेशा लिखता हूं आर मैं लिखता हूं डी आर ए मतलब डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। डी आर ए ड्रा, डेंसर टू रेयरर अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और आर डी टी, आर डी टी मतलब रेयर डेंसर टूवर्ड्स, रेयर टू डेंसर टूवर्ड्स द नॉर्मल। ये आपको याद रखना है, ठीक है? और एंगल ऑफ डेविएशन तो याद रखेंगे ही। अगर कोई ऐसा पूछे, कोई ये ना बताए आपसे कि भाई डेंसर से रेयर जा रहा है या रेयर से डेंसर, कोई ये नहीं बता रहा, और डायरेक्ट कोई आपसे कह रहा कि भैया हमको बताओ यार एंगल ऑफ डेविएशन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में कितना होता है, तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं, लिख दो भैया डेल बराबर होता है मॉड आई माइनस आर का, जो बड़ा है उसमें से छोटे को घटा, इसलिए हमने मॉड कर दिया। ठीक है, मुझे लगता है इतनी बातें क्लियर हो चुकी है। आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वाह, अरे
पानी गिर गया यार। ठीक है, तो ये हो गया भैया, ये तो हो गई नॉर्मल सी बातें। अब आता है लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, बहुत ही भयानक चीज। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन। तो भैया लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, उसके लिए पहले तो हम इमेज बनाना चाहेंगे। सो गया आशियां ये जमाने से है। अब पहले तो हम एक बात आपको बता दें, नॉर्मल को हमने कैपिटल एन कहा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को हमने आर कहा, सॉरी इंसिडेंट रे को, रिफ्रैक्टेड रे को आर कहा, इंसिडेंट रे को आई कहा। तो हम ये पहला लॉ क्या है, इंसिडेंट रे कॉमा रिफ्रैक्टेड रे आर। अब भाई इतना लंबा लंबा नाम नहीं लिख पाएंगे, तो इंसिडेंट रे को कैपिटल आई, रिफ्रैक्टेड रे को कैपिटल आर और नॉर्मल को कैपिटल एन हमने लिख दिया। तो इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता, लाई इन द सेम प्लेन। अब ये बताने की जरूरत नहीं है, आपके सामने दिख ही रहा है। क्या ये सेम प्लेन में नहीं दिख रहा? अरे भाई सेम प्लेन में ही तो है, 2D में है ये। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम ये कहता है, सबसे पहले कंडीशन क्या है दूसरे नियम में? कंडीशन है, ये किसी को नहीं पता। कंडीशन है फॉर टू स्पेसिफिक मीडिया, मीडिया प्लूरल है मीडियम का, मीडिया मतलब दो माध्यम यहां पे आ गया तो प्लूरल इसलिए हो गया। तो फॉर टू स्पेसिफिक मीडिया, जैसे आपने हवा और पानी ले लिया, तो जो नियम लगाना जा रहा है वो हवा और पानी में ही वेरिएशन करेगा। ये नहीं कि बार बार मीडियम लिबर लिबर चेंज करो, कभी पानी कूद के शीशा कूद का। ये फॉर टू स्पेसिफिक, स्पेसिफिकली टू मीडियम ले लो, फिर ये नियम लागू होगा। पहला ये कंडीशन था, और दूसरा कंडीशन था फॉर अ सिंगल कलर ऑफ लाइट। For two specific media and for a single color of light, the ratio of sine of angle of incidence and sine of angle of refraction will be always constant. तो यहां पे हम लिखते हैं sin I अपॉन sin R इक्वल्स टू क्या लिखा? कांस्टेंट। फॉर टू स्पेसिफिक मीडिया, दो, and for a single color of light, the ratio of sin I and sin R will be always constant. आगे बढ़ाते हैं मामले को, देखिए जरा, जज्बात पे कंट्रोल रखिए। अभी देखिए मजा आ जाएगा आपको। कैसे मजा लेने तो नहीं आए गुरुजी, गाइस मजा लेने की बात नहीं है, लेकिन ये है कि आपको एकदम मजा ही आ जाएगा। फिर से वही बात, तो हमने कहा कि भाई साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट को लिखा गया 1 and 2, सॉरी 2 and 1 या n2 by n1। अब 2 and 1 को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। परेशान ना, मुझे पता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी नहीं पढ़ा गया, लेकिन इसके बाद पढ़ाएंगे तभी समझ में आएगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। 2 and 1 मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। हाल फिलहाल के लिए आप इतना ध्यान रखिए। और n2 क्या है? यह है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
ऑफ फर्स्ट मीडियम, और n1 क्या है, यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, नहीं n2 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम। दिमाग में वही था, पता नहीं कैसे लिखा, सेकंड मीडियम, और n1 है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम। ठीक है, तो साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू जो आई वो कांस्टेंट था, और इस कांस्टेंट को कहा गया 2n1, यानी ये जो कांस्टेंट होगा वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम के बराबर हो। 2n1 को कहा गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, और n2/n1 उसको लिखा गया, जाहिर सी बात है n2/n1 लिखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में कोई काम होता है उसको नीचे कर दिया जाता है मतलब ऐसे कहते हैं ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। अब टाइम नीचे हो गया dv/dt, तो वही है। n2 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड मीडियम का, n1 जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट मीडियम। तो अब आपके सामने क्या चीजें आ गई, अब आ गया साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल्स टू n2/n1, या फिर n1 साइन आई इक्वल्स टू n2 साइन आर। ये आ गया भैया बहुत ही खतरनाक तरीके से, वाह 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 क्या बात है। सेकेंड लॉ का एक नया रूप, और इसको और क्या नाम दिया गया, स्नेल्स लॉ। स्नेल ने बताया ये सब। तो मुझे लगता है इतनी बातें क्लियर हो चुकी हैं, आप इतनी बातें ध्यान में रखिए, उसके बाद फिर मैं बता रहा हूं अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। ठीक है, तो आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट ले लो इधर से भी, सॉरी ये वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेना जानते ही हो तुम लोग। खैर अब आता है एक नया चीज, अब हम लोगों को पढ़ना भैया क्या, हम लोगों को पढ़ना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है भैया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम। क्या होता है, बता रहे हैं भैया, बता रहे हैं, कहीं बता रहे हो यार, कहीं जाना है क्या तुम लोगों को, हैं पोटी लगी क्या भैया, पोटी लगी क्या। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम कहता है किसी पर्टिकुलर मीडियम का अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको जानना है, देखो ध्यान सुनना। सबसे पहले तो हमने ही बनाया कि वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम 1 मानेंगे, क्योंकि वैक्यूम में लाइट की स्पीड c के बराबर होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये सबको पता, पहले ही हमने बता रखा। और एयर में भी लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड ही मानते हैं, लगभग उतना ही होता, थोड़ा इतना कम अंतर आता है कि हम नेग्लेजिबल मान सकते हैं उसको, मतलब बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं उस चीज को लेकर। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला n मीडियम जो होगा, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा c/v मीडियम, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसका क्या मतलब, अरे जिस मीडियम का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना है, उस मीडियम में लाइट का स्पीड क्या वो निकाल लो, और उससे क्या करो कि स्पीड ऑफ लाइट जो वैक्यूम होता है उसमें डिवाइड कर दो, तो आपको आ जाएगा उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये ऐसे, ये है फॉर्मूला मेन, ये है। अरे ऐसे मौको फिर कहाँ मिलेगो, अरे ऐसे मौको फिर कहाँ मिलेगो, समझ गए। तो ये है भैया पूरा बवाल। अब मुझे लगता है कि आपको थोड़ी बहुत बातें समझ में आएंगी। इसको एक एग्जांपल, प्यारा सा एग्जांपल करेंगे तो बहुत सारी बातें आपकी क्लियर होने वाली। करा ठीक, जय जगन्नाथ। जैसे एग्जांपल की बात करें हम लोग, अब स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, वी ग्लास, ये होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो n ग्लास आपको बताना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब n ग्लास इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, c/v ग्लास।
ये होगा 3 × 10⁸ अपॉन 2 × 10⁸, दोनों मर गए, 3/2 यानी 1.5, एंड दैट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। सबको पता है। तो इस एक एग्जांपल से आपको थोड़ी बहुत चीजें क्लियर हुई कि यार अच्छा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो ये होता, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक रेशियो है, तो डायमेंशनलेस फिजिकल क्वांटिटी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी एन जिसको दिखाते हैं, ये एक यूनिटलेस होता है और डायमेंशनलेस। क्या है ये भी फिजिकल क्वांटिटी है, समझ गए। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो डायमेंशनलेस भी होता है, यूनिटलेस भी होता है। ये चीज हम यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ाते हैं, लेकिन यहां पे मेंशन कर दिया इसलिए क्योंकि आपको थोड़ा पहले से ही चीजों का अंदाज आ रहा है। और एक चीज और, मैं यूनिट एंड डायमेंशन लास्ट में पढ़ाता हूं, क्यों? क्योंकि बच्चों को फिर मजा आता है पढ़ने में, सारे फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में आपको लगभग पता हो जाता है। अभी शुरू में पढ़ाए ना, बहुत यार मगज खराब हो जाता है, आत्ता माझी सटकली मी काय करना तुले माहित नाही, वो वाली स्थिति हो जाती है। अच्छा चलो ये सब बातें तो चलो ठीक है, एक अपने जगह पे ठीक है। अब आता है कि भाई मतलब कि आपने ये चीज़ें समझ में आ ली कि क्या नाम है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है। अब इसमें थोड़ा बेहतर ढंग से बात करेंगे कि भाई सबसे पहले तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बात करें। एन वैक्यूम जो होता है, एन वैक्यूम वो होता 1, और एन एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी लगभग कितना होता है 1, 1.003 होता है, तो लगभग 1। एन ग्लास होता है कितना 3/2, 1.5, याद रखना। एन वाटर ये कितना होता है बेटा 2/3, सॉरी 2/3, 4/3। एन डायमंड, अब डायमंड कई तरीके के होते हैं, तो इनका 2.1 से लेकर के 2.3, 2.4 तमाम हो सकता है, ठीक है। 2.12, 2.22 ऐसे बनता रहता है। अब यहां से हमको एक चीज तो समझ में आई बेटा कि फॉर अ मीडियम, ध्यान सुनना, किसी मीडियम की अगर डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ज्यादा है ग्लास का, पानी से ज्यादा है, और पानी का हवा से ज्यादा है, और ग्लास से ज्यादा है हीरे का, तो अगर डेंसिटी ज्यादा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा है। एट द सेम टाइम अगर डेंसिटी कम है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी क्या है, कम। तो हम लिख सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेंसिटी ऑफ मीडियम। ठीक है भैया, इतनी बात है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 1 2 3 चवन्नी गिरी, ठीक है। अच्छा, अब नोट में जरा एक पॉइंट से आपको रूबरू करवाने का मन हो गया मेरा। हमने कहा कि भाई आपको अगर जो है मुश्किलात का सामना ना करना पड़े तो मैं आपको एक पॉइंट से रूबरू करवा दूं। मुझे पता है यार कि आप एकदम बहुत बहादुर आदमी हैं, लेकिन वो जो उस दिन डर के मारे आप भाग गए थे, पैंट खराब हो गया था आपका, वहां से थोड़ा बेइज्जती हो गई गांव में लोग कहने लगे कि भाई यार भाई साहब बहुत डरपोक आदमी। एन बराबर C/V है, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम में लाइट की स्पीड के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर किसी मीडियम में का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो वो डेंसर ज्यादा होगा, इसलिए वहां पे लाइट की स्पीड कम होगी।
एट द सेम टाइम अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो वो डेंसर कम होगा, वहां पे लाइट की स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी। और इस वाले प्रोग्राम को अगर हम आगे बढ़ाएं, इस वाले प्रोग्राम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है तो n1/n2 की वैल्यू जो होगी वो v2/v1 के बराबर होती है। ये बात आपको मैंने बता दिया इसलिए कि आप परेशान ना हो। ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ चुका तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट, वीडियो को पॉज करके लब पसे क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ठीक है, तो भैया एक बात और मैं आपको बता दूं एग्जाम्पल के तौर पे कि अगर दो मीडियम है, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, यहां से लाइट जा रही है, जाहिर सी बात है टेंसर है, तो यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने लिया 2 और लाइट की स्पीड जो है v1 है, वो आपको बताना है। यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने लिया 1 और लाइट की स्पीड जो है वो 3 × 10⁸ है। बताओ, अब कभी कभी आपको लाइट की स्पीड देगा ही नहीं, 1 ले लिया, अब ये आपके दिमाग में है कि लाइट की अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है तो वहां पे लाइट की स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो भैया n1/n2 बड़ा होता v2/v1। v1 की वैल्यू निकाल, n1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे ये n2 है, n1 की वैल्यू कितना है 2/1 इक्वल्स टू v2 की वैल्यू कितना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन v1 की वैल्यू निकालना, v1 इधर आएगा तो v1 बराबर किसका हो गया 3/2 × 10⁸, यानी 1.5 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वीडियो को पॉज करके आपको आंसर निकालना था, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, है ना भैया। तो इस तरीके से हमने सारी बातें कवर करी। अब मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका सब कुछ बदल जाता है, बस एक चीज नहीं बदलता, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी। ठीक है भैया, तो नोट में ही एक पॉइंट है, n बराबर c/v लिखते हो आप, और v बराबर क्या होता है स्पीड ऑफ लाइट, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ये फ्रीक्वेंसी है वेवलेंथ, n बराबर हो जाएगा c/f इंटू लैम्डा। अब f होता कांस्टेंट, c होता कांस्टेंट, तो n इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका है, लैम्डा के लिए। मतलब कि अगर जिस कलर के लाइट के, देखो लाइट में टोटल 7 कलर्स होते हैं, 7 कलर्स कौन कौन, विबग्योर। जिस कलर का वेवलेंथ कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम उसका वेवलेंथ ज्यादा। यहां जिसके लिए n ज्यादा उसका लैम्डा कम, और जिसके लिए n कम उसका लैम्डा ज्यादा, लैम्डा मतलब वेवलेंथ। और अगर इसमें मैं बात करूं लैम्डा v, लैम्डा i, लैम्डा b, लैम्डा g, लैम्डा y, लैम्डा o और लैम्डा r में सबसे ज्यादा वेवलेंथ किस कलर का होता है, सबको पता। तो बताओ किस कलर का सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता, nv, ni, nb, ng और ny, no और nr। अब भैया बताओ जरा सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होगा, जिसका वेवलेंथ सबसे कम उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, और जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा उसका रिफ्रैक्शन भी सबसे ज्यादा होगा, तो एंगल ऑफ डेविएशन भी उसी का ज्यादा होगा। ये कैसे होगा मैं बताऊंगा, फिलहाल के लिए आपको सपना नहीं देख रहे हो भैया, ये सच्चाई है। ऐसे समझ पा रहे हैं ना, बिल्कुल यही वाला काम होने वाला। अब इस चीज को मैं थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लो पहले आप,
स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं बता रहा हूँ चीज को ऐसे दिखाया जा सकता है। जब कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उनका, अब ये है व्हाइट लाइट, ये कैसी लाइट, कलर पे मत जाओ, व्हाइट लाइट। अब सबका डेविएशन अलग अलग होगा। तीन दो 5 6 7, तो सबसे ज्यादा जो डेविएशन हुआ है वो किस कलर का हुआ है? सबसे ज्यादा डेविएशन वो हुआ है रेड कलर का, या ऐसे होगा, समझ गए? ये वेबग्योर। सबसे कम एंगल ऑफ डेविएशन किसका है? रेड कलर का। और सबसे ज्यादा एंगल ऑफ डेविएशन किसका है? वायलेट कलर का। यहां पे बिल्कुल इस तरीके से, समझ गए? अब हमने आपको एक चीज ये भी बताया कि n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा था, ये बात हुई है। तो n1 अपॉन n2 नया फॉर्मूला आपके सामने आ गया, वो हो गया क्या? लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1। ये नया फॉर्मूला आपके सामने आ गया, ठीक है? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये व्हाइट लाइट था, ये नोट वाला पॉइंट था, ठीक है? ठीक है जी। तो इस तरीके से आपने देख लिया। मुझे लगता है ये बातें आपको क्लियर कर दी होंगी, मजा आ गया होगा, ठीक है? इसमें एक छोटा एग्जांपल करता हूं। एग्जांपल है कि भैया एक लाइट गई है, ठीक है, मीडियम हो रहा है, यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4 और यहां का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2। यहां लैम्डा 1 वेवलेंथ जो है वो है 3000 एंगस्ट्रॉम। आपको लैम्डा 2 की वैल्यू बतानी है। तो कुछ नहीं करना, n1 बाई n2 बराबर लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1 है। n1 की वैल्यू कितनी है? 4। n2 की वैल्यू कितनी है? 2। लैम्डा 2 की वैल्यू निकालनी है। लैम्डा 1 की वैल्यू कितनी है? 3000। 2 दूनी 4, ये इधर जाएगा। लैम्डा 2 की वैल्यू कितनी आ गई? 6000 एंगस्ट्रॉम। वीडियो को पॉज करके आपने आंसर लगाया होगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए, पहले देख लो एक बार, कुछ करना नहीं था। n1 बाई n2 बराबर लैम्डा 2 बाई लैम्डा 1। ये क्वेश्चन आता है। ये है मीडियम 1 और ये है मीडियम 2। इस बार तुमको लगाना है, n1 की वैल्यू दिया गया है बच्चों 1.5 और n2 की वैल्यू दिया गया है 3। लैम्डा 1 की वैल्यू दिया गया है 3500 एंगस्ट्रॉम और लैम्डा 2 की वैल्यू आपको बताना है। वीडियो को पॉज करिए और आंसर बताइए, समझ गए? और आई होप आपको ये बात समझ में आओगे। जितने भी बच्चे देख रहे हैं वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है? तो आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी है। फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह। पहले वीडियो ये देख लो, ये क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है, ठीक है? तो फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम जगह। तब तक के लिए जय हिंद, जय महाकाल, ढेर सारा प्यार फ्रॉम एमजेएस परिवार। लव यू प्यारे बच्चों।